नमस्कार साथियों, रीट परीक्षा 2021 के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं गोल्डन सीरीज का भाग 12। मित्रों, ये जो भाग है मित्रों, एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित मनोविज्ञान का मॉडल पेपर है मित्रों, जो हमारे दोनों लेवल के लिए यानी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है मित्रों। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं गोल्डन सीरीज का भाग 12। मित्रों, अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल राहुल चिपा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। रीट की तैयारी के लिए आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं भाग 12 को। भाग 12 का पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पहला प्रश्न क्या कहता है कि विकास शेषावस्था में तेजी से, बाल्यावस्था में मंद तथा किशोरावस्था में तेजी से होने लगता है। यह विकास का नियम है। तो यह विकास का किस प्रकार का नियम है मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, विकास में व्यक्तिगत भेद होते हैं। ऑप्शन बी, विकास एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, विकास सभी दशाओं में एक सा नहीं होता है। या ऑप्शन डी, विकास एक पारस्परिक चर्या है। तो कौन सा मित्रों इसमें से होगा जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो विकास है शेषावस्था में तेजी से बढ़ता है, बाल्यावस्था में मंद रहता है और किशोरावस्था में तेजी पकड़ लेता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी कि विकास सभी दशाओं में एक सा नहीं होता है। यही इस भाव का अर्थ है मित्रों। शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में विकास की दर अलग अलग होती है। इस प्रश्न का हम ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसे बुलाया, तो वह विद्यार्थी किस संवेदना के द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसे किसी ने आवाज़ लगाई, यानी साथी विद्यार्थी ने भी अगर आवाज़ लगाई होगी तो वह कौन सी संवेदना होगी जिसके द्वारा वह अनुक्रिया करेगा मित्रों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, स्पर्श संवेदना द्वारा। ऑप्शन बी, ध्वनि संवेदना द्वारा। ऑप्शन सी, दृष्टि संवेदना द्वारा। ऑप्शन डी, प्रत्यक्षण संवेदना द्वारा। किस प्रकार की संवेदना वो करेगा मित्रों? तो देखिएगा मित्रों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि जब विद्यार्थी को कोई उसे बुलाता है तो वहाँ पर जो संवेदना होती है ऑप्शन बी, ध्वनि संवेदना होती है, यानी ध्वनि के प्रभाव से वो अनुक्रिया करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि संवेदना। मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, हम इसका ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? मित्रों, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि व्यवहारिक क्षमताओं के आधार पर जो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन होता है उसे प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहेंगे मित्रों? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, अभिवृत्ति। ऑप्शन सी, अभिक्षमता। या ऑप्शन डी, अधिगम। क्या इसको कहेंगे मित्रों? जल्दी से सोचिए मित्रों, आप इसका तुरंत जवाब भी दे सकते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 का जो सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी, अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग मित्रों, लर्निंग ही यह कहलाएगा मित्रों। यानी व्यवहारिक जो हमारी क्षमताएं होती है वह सापेक्ष और स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास के द्वारा होता है वो अधिगम कहलाता है। यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे व्यवहारिक क्षमताओं में जो परिवर्तन करता है वो अधिगम कहलाता है। मित्रों, आप अधिगम के बारे में जानते होंगे। अधिगम का अगर हम देखें तो अधिगम का मतलब होता है नए अनुभव प्राप्त करना, नए अनुभव प्राप्त करना। यानी अधिगम का मतलब ही है लर्निंग या नया कुछ सीखना, नए अनुभव एकत्रित करना जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, यानी हमारे अंदर जो सापेक्ष स्थायी परिवर्तन होते हैं मित्रों वह अधिगम कहलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर अधिगम होगा। अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों कि आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है।
यह परिभाषा किसकी है, यानी सीखने की जो परिभाषा दी गई है वो किसकी है। आइए मित्रों ऑप्शन देखते हैं जल्दी से। ए वाटसन की, ऑप्शन बी रो एंड क्रो की, ऑप्शन सी वुडवर्थ की, या ऑप्शन डी थॉर्नडाइक की। यह जो परिभाषा है वह किसकी है मित्रों, जो कहती है कि आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। देखिएगा मित्रों, मैंने आपको अभी भी बताया था सीखना क्या होता है, लर्निंग होता है, यानी यह परिभाषा किसकी हो गई, अधिगम की हो गई। यानी तो अधिगम किसे कहेंगे, तो ये आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों के द्वारा अर्जित प्रक्रिया ही सीखना या अधिगम कहलाती है। ये किसने कहा था, तो देखिए मित्रों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो। यह परिभाषा किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने यह परिभाषा दी थी कि आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, मैं इस पर डबल स्टार लगा देता हूँ। परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी हमारी रिट परीक्षा में आएंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि क्रिकेट के खेल के मैदान के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना है। एक बच्चा है या एक विद्यार्थी है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है और क्रिकेट खेल के मैदान के दौरान वो कौन सी बुद्धि का उपयोग करेगा, अपना कौन सी बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, या डी स्वाभाविक बुद्धिमत्ता। किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का उसको उपयोग करना चाहिए, सोचिए मित्रों जल्दी से। देखिए मित्रों, अगर वह क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेलने में उसका शारीरिक श्रम लगेगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा। क्रिकेट की बॉल अगर बैटिंग करेगा तो शॉट मारेगा, कैच करेगा, फील्डिंग करेगा, तो उसके अंतर्गत उसकी शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रश्न का आप ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मित्रों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है मित्रों, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग आने वाली विधियां हैं। यानी विद्यालयों में, शाला का मतलब हो जाएगा विद्यालय में, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए परिमाणात्मक और निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी परिमाणात्मक या गुणात्मक विधि, ऑप्शन सी गुणात्मक और साक्षात्कार विधि, या इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग इसमें किया जाता है मित्रों, जल्दी से जवाब दीजिएगा मित्रों। तो देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी परिमाणात्मक और गुणात्मक, दो प्रकार से इन विधियों का उपयोग किया जाता है उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, आप सभी इसका ध्यान रखेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, यदि अनुराधा को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। एक लड़की है जिसका नाम अनुराधा है मित्रों, उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो उसके अंदर अधिगम से कौन सी अक्षमता, यानी अधिगम यानी सीखने संबंधी कौन सी अक्षमता उसके अंतर्गत है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डिसग्राफिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी जो अधिगम अक्षमता है वह अनुराधा के अंतर्गत है मित्रों। अच्छा प्रश्न है मित्रों, जल्दी से सोच लीजिए कौन सी हो सकती है इसके अंतर्गत। तो देखिए मित्रों पढ़ने संबंधी जो कठिनाई होती है वो आएगी हमारे ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया के अंतर्गत, यानी जो अनुराधा है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। आइए मित्रों कुछ जानकारी कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा मित्रों यहाँ पर जो दी गई है उसका ज्ञान कर लेते हैं। मित्रों देखिएगा डिसग्राफिया जो है ये लेखन संबंधी कठिनाई है मित्रों। कौन सी है, लेखन संबंधी जो कठिनाई है वो डिसग्राफिया के अंतर्गत है। अगला देखते हैं मित्रों डिसकैल्कुलिया, ये कैलकुलेटर यानी गणित संबंधी जो कठिनाइयाँ होती है वो इसके अंतर्गत होता है, व्यक्ति इससे जो विद्यार्थी इससे पीड़ित होता है। और डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी जो विकार होता है, पढ़ने संबंधी जो कठिनाई होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो मित्रों मैंने आपको तीनों जो ऑप्शन आए थे मित्रों उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा।
प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है मेरे मित्रों, एक विद्यार्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा देता है, यानी वो शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देता है और असफल हो जाता है, यानी वो बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में पास नहीं हो पाता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण किसका है? मतलब वो कह रहा है कि मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता था क्योंकि वह बीएड परीक्षा में फेल हो गया है। आइए देखते हैं ऑप्शन, यह उदाहरण किसका है? तो उदात्तीकरण का, प्रक्षेपण का, युक्तिकरण का या तादात्म्यकरण का। इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा मित्रों? तो देखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मित्रों, जल्दी से सोचिए। बीएड की परीक्षा दी, पास नहीं हुआ, इसलिए क्या कहा कि मैं तो अध्यापक नहीं बनना चाहता हूँ। तो मित्रों देखिए इसमें इसने क्या किया कि इसने युक्तिकरण का उपयोग किया। ऑप्शन सी युक्तिकरण। इस युक्तिकरण को क्या कहते हैं? औचित्य। औचित्य की इसने क्या की? स्थापना की मित्रों, औचित्य की स्थापना की। इसने क्या बताया कि भाई ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया। तो मित्रों देखिए इसमें क्या होता है, जब काफ़ी प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है तो वह क्या करता है, वह उसी चीज़ में दोष निकालता है। यह युक्तिकरण कहलाता है मित्रों। दोष निकालना, औचित्य की स्थापना करना, यह कहलाता है। तो बीएड परीक्षा में ये पास नहीं हो सका, इसलिए कहता है मैं तो अध्यापक नहीं बनना चाहता। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी युक्तिकरण होगा। चलिए मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हुए करता है। उक्त परिभाषा किसने दी है? देखिए मित्रों इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उससे अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो देखिएगा मित्रों, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए M.L. मैन, ऑप्शन बी G.W. आल्पोर्ट, ऑप्शन सी S. फ्रायड, ऑप्शन डी J.E. डेशील। किसने ये परिभाषा दी है मित्रों कि जो व्यक्तित्व के अंतर्गत जो शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन पर्यावरण के अंदर अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है? तो मित्रों जल्दी से सोच लीजिए। तो मित्रों यह जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी है वो दी है ऑप्शन बी G.W. आल्पोर्ट ने। और ये कब दी थी मित्रों? तो 1937 के अंतर्गत इन्होंने व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी थी। ध्यान दीजिएगा किसकी दी थी? व्यक्तित्व के संबंधित इन्होंने परिभाषा दी थी और मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन इसको बताया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखिएगा। चले मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि एक कहावत है कि एक सफलता के बाद अनेक सफलताएं मिलती है। एक सफलता के बाद अनेक सफलताएं मिलती है, यह अधिगम के किस नियम पर लागू होती है? मित्रों अधिगम का कौन सा नियम ये लागू होता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अभ्यास के नियम, ऑप्शन बी तत्परता का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम या ऑप्शन डी सफलता का नियम। चारों में से कौन सा अधिगम का जो नियम होगा जिसमें ये कहावत फिट बैठती है एकदम कि एक सफलता के बाद अनेक सफलताएं मिलती है? चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन सी प्रभाव का नियम। जब मित्रों हमें एक सफलता मिल जाएगी तो हमारे ऊपर प्रभाव बढ़ेगा, हम पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर आगे से आगे अनेक सफलताएं प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभाव का नियम। आइए मित्रों इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिएगा मित्रों ये जो प्रभाव के लिए तीनों नियम बताए गए हैं अधिगम के अंतर्गत वो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। और उद्दीपन जो अनुक्रिया सिद्धांत है मित्रों वह किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था मित्रों। और आपको बता दूं मित्रों थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इन्होंने मुख्य नियम 3 बताए थे मित्रों और गौण नियम
5 बताए थे। ये भी आप ध्यान रखना, 35 नंबर याद रखना। और मुख्य नियम कौन कौन से बताए थे? तत्परता का नियम बताया था, अभ्यास का नियम बताया था और प्रभाव का नियम ये बताया था। ध्यान रखिएगा, ये तीनों नियम किसने बताए थे? तो थार्नडाइक ने बताए थे और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताए थे मित्रों। तो देखिएगा, हमारे जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि एक सफलता के बाद अनेक सफलताएं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के जो वीडियो हैं, प्रश्नोत्तरियाँ आपके रीट की तैयारी के लिए आपको उपलब्ध करा सकें। चलिए मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।